से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करने की सोच रख रहे थे, उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी तुम सोचना। कि जो लोग सैनिटाइजर से सोच रहे थे कि हम अल्कोहल निकाल लेंगे, तो इतने दिनों बाद जब शराब की दुकानें खुलेंगी या बहुत सारी ऐसी दुकानें खुलने वाली हैं, ठीक है, तो उनकी जो बौखलाहट है या उनकी जो बेचैनी है उसको दूर करने का उन्हें मौका मिला है। तो ये तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि ऐसा होगा कि ये सारे जो लोग हैं वो भीड़ लगा के वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि ये मोस्टली ये सब नॉनसेंस वाले लोग हैं। मैं सिर्फ ये बातें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि बी प्रिपेयर्ड, इट मे इवेंचुअली गो टिल जुलाई एंड। कल डेट डिक्लेयर होने के बाद भी उस डेट पे एग्जाम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मैं आपको रियलिस्टिक सिनेरियो बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये 2500-3000 केस डेली बढ़ना शुरू हो गया है, वो बहुत जल्दी 5000 पर केसेस पर डे पहुंचने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे भी प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे डेटा सप्रेस किया जा रहा है ना। और ये जो आज से इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके बहुत एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स इसलिए आने वाले हैं क्योंकि जो लोग ग्रीन जोन कर दिया गया है वहाँ पे पूरी छूट दे दी गई है। वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे केसेस हैं, टेस्टिंग नहीं होने की वजह से नहीं निकल पा रहा था। सो माई फोकस इज दैट कि जैसे बाइनोमियल का पैकेज है, बाइनोमियल के पैकेज में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके दिए गए, ठीक है। लेकिन यही पैकेज आप 3 राउंड लगा लोगे तो आपको बाइनोमियल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपके पास इस समय बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक मतलब ले लो जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मैं मीडियम है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रॉन्ग वाले को तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपका जो है वीक वाला जो है वो भी आप उसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ला सकते हो। देखिए, रैंक्स वर्सेस मार्क्स की बात कर रहे हैं, अस्तित्व का पूछना है। इस बार रैंक्स वर्सेस मार्क्स जो है वो भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वहीं रहे या उससे नीचे भी आ जाए। ऐसी कोई प्रेडिक्शन पे आप मत जाइए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस माहौल में, क्योंकि बहुत एक फियर का, बहुत नेगेटिविटी का माहौल है, बहुत परेशान होने का माहौल है, ठीक है। और इस समय में मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ना ये आसान नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने बाकी फ्रेंड से समझिए कि कैसे करना है। मैंने अपने बैकड्रॉप में लगा भी रखा है कि मेरी इस समय क्या सोच है। तो ये काम में लगे रहिए, क्योंकि सोचेंगे, चिंता करेंगे तो दिमाग में 10 तरह की निगेटिव बातें आएंगी, है ना। घर में भी अगर निगेटिविटी है तो आप यहाँ से पॉजिटिविटी ले जाइए, ठीक है, और वहां से वहां पॉजिटिव करिए। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कुछ भी प्रिडिक्शन पे आप मत जाइए। मेरे ख्याल से जो रैंक वर्सेस मार्क्स जो है, रैंक वर्सेस मार्क्स वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। हो सकता है वो वहीं रहे या उससे नीचे आ जाए, because it's not easy to concentrate and study in such situation, especially when Mahabharata and Ramayana is being played in your home day and night, है ना। तो वैसे में बैठ के पढ़ पाना जरा मुश्किल होता है। कुछ घरों में व्यंकेश बक्सी भी चल रहा है, ठीक है, और लूडो लोग बहुत खेलने लगे हैं जम के, तो मन कर ही जाता है कि चलो हम भी खेल लेते हैं। तो डू नॉट बॉदर अबाउट दिस। हाँ, बस मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में लगे हुए हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। ये सही कहना है अस्तित्व आपका कि भाई पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना कि जो कांस्टेंट सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है लगातार 18 मार्च से, सिर्फ एक दिन का गैप हुआ था, वो कांस्टेंट सपोर्ट हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। वैसे सिचुएशन में वो बच्चे जिनको कांस्टेंट सपोर्ट है, कॉन्स्टेंटली टेस्ट दे रहे हैं, उनका एज होगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेगुलरली क्लासेस अटेंड करिए, रेगुलरली टेस्ट दीजिए, एक भी स्किप मत करिए। यही टाइम है, आप रेस में आगे निकल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगस्त में होगा तब भी, पहले ही मैंने कह दिया अगस्त सोच के चलो, अगस्त एंड में होगा एग्जाम तब भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी रखो। जितने भी आपने लिस्ट बनाई है एवरेज, वीक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, उसमें जितने पहले तो स्ट्रॉन्ग वाले सबको टच में रखो, है ना। उसकी प्रैक्टिस शीट है, एडवांस प्रैक्टिस शीट है, कैलकुलस की बहुत कुछ बची हुई है। और मैं बता दूं आप ही के इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस शीट, एडवांस प्रैक्टिस शीट तक लगा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक बार लगाने की नहीं है। मिनिमम 3 बार 4 बार लगाने के बाद ही आप डाउट पूछो, तभी आपको फायदा होगा।
है ना। और वैसे भी मैं आपको बताऊं ये बहुत मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम में आप एक तरीके से समझ लो कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो एक अग्नि पथ पे चलने के जैसे है। आपसे बात करते करते मुझे एक बहुत अच्छी पोयम जो है याद आ रही है कि ये बहुत टफ है, क्योंकि रतन टाटा का जो एक मैसेज है, पता नहीं उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे रेगुलर सर्कुलेट हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई ये तो समय समय इतना मुश्किल है कि इस समय हमारा फोकस सर्वाइवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, है ना। उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ सर्वाइव करने में फोकस रखना है। तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि सर्वाइव ही नहीं बल्कि कुछ ना कुछ करते रहने का है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। टफ टाइम है, एक अग्निपथ के चलने की तरह है। तो अगर आप लोग की इच्छा हो तो मैं आपको सुना दूं, क्योंकि है ना, मैंने तो आजकल ये भी देखा है कि कुछ लोग पोएम सुनने ही आते हैं मेरी क्लास में। तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि फिर मैं पोएम्स पे डीपीपी भी बनवाने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। इस समय जो लोग काम में लगे हुए हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये पैराग्राफ बहुत एप्ट है। आप लोग सब लोग जो पढ़ाई करने में लगे हुए हैं उन सभी लोगों को हैट्स ऑफ है, सलाम है कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो इस एसेंस को रखिए अपने पास और लगे रहिए। हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। और जो भी होगा एंड बहुत अच्छा होगा अगर आप लगातार काम में लगे हुए हैं, मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को आप मान रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पे आते हैं। जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें 1 + x⁴n का मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बजाय डेफिनिट इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। C0x तो बनेगा इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन तक रहेगा ये C0 + C1x C2x² so on up to Cn(x⁴n). इसको अगर 0 से x की लिमिट में इंटीग्रेट कर दें, 0 से x की लिमिट में इंटीग्रेट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा C0x, इधर आ जाएगा C1/2x², इधर आ जाएगा C2/3x³ so on up to Cn(n+1) x⁴n+1। नाउ सी, ये जो LHS है ये आपका इंटीग्रेट होने के बाद देगा 1 + x⁴n+1। ध्यान देना, क्योंकि इसमें जब x की जगह 0 रखोगे तो -1 भी आएगा। C0x + C1/2x² + C2/3x³ so on up to Cn(n+1) x⁴n+1। इसमें अगर हम पुट कर दें x की जगह 1 तो एक नया रिजल्ट हमारे सामने है। वो रिजल्ट इस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जो भी सबस्क्रिप्ट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का उससे रिलेटेड टर्म नीचे आ रहा है, वो 2 भी हो सकता है। देखो C1/2 की बजाय C1/3 का भी क्वेश्चन बन सकता है ना। बात को सुना, जो डिफरेंशिएशन वाला था उसमें प्रोडक्ट में आ रहा था, यहाँ जो इंटीग्रेशन वाला है उसमें डिनोमिनेटर में आएगा। कैसे भाई, x से अगर मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रेट करते तो यहाँ C2/3 नहीं होता, C2/4 होता, C0/2 हो जाता, C1/3 हो जाता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो यहाँ पे टर्म है उससे रिलेटेड कुछ टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, जो सबस्क्रिप्ट में है उससे रिलेटेड नीचे डिनोमिनेटर में टर्म आएगा। और ऐसा जब आप देख रहे हो बाइनोमियल सीरीज, है ना, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये किससे आ रहा है, इंटीग्रेशन से आ रहा है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मैं सब पे नहीं जाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा जब क्वेश्चन आएगा। तो हिंट यही है, हिंट ये रहेगा कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो, हिंट ये है ना, हिंट ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, तो इसका मतलब कि ये इंटीग्रेशन से आया है। अब कुछ मिसलेनियस सीरीज में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस मिसलेनियस सीरीज में एक खतरनाक बात यह है कि
ये जनरली देख के क्लिक नहीं करता है, बाकी सब तो क्लिक कर भी जाते हैं। ये टाइप 5 जो है मिससेलेनियस जो मैं लिख रहा हूँ आपको, हाँ इनका कहना है कि सिग्मा वाला इसमें भी लग सकता है, लग जाएगा, लेकिन सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज दिमाग में है तो आप डायरेक्ट 2n+1 -1/n+1 लिख जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और कुछ चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें ऑप्शंस में आपको 2n+1 माइनस ऐसा ना करके जो आंसर है वो डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में छोड़ा हुआ है, उस केस में तो आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। वो क्या बताते हैं टाइप 5 मिससेलेनियस पे। इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा है एक्सपेंशन, तो इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि मैं n से 0 × 1 + x⁴ लिखूं, फिर अगले में आ जाएगा n c 1 × 1 + x⁴ 2 समझा या नहीं? nc2 1 + x² ये पहला टर्म हो गया, इसकी पावर घटती रहेगी। nc2 1 + x⁴ 2n−4। समझ में आ रही है बात? अब देखो ध्यान से, जो एक तरीका इंटरप्रेट करने का होगा एलएचएस को, वो तरीका क्या होगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 1 कैंसिल करके 2x + x² की पावर n, और जो RHS है उसमें मैं अगर x की पावर n का टर्म सिर्फ देखूंगा ना, सिर्फ x की पावर n का, तो x की पावर n का जो टर्म है वो nc0 × 1 + x⁴ 2n में x की पावर n का टर्म क्या होगा भाई? वो होगा 2n फिर 1 + x⁴ 2n−2 में क्या होगा भाई? 2n−2 फिर nc2 2n−4 अब ये जनरली देख के क्वेश्चन में क्लिक ही नहीं करेगा। बाइनोमियल थ्योरम इतना खतरनाक हो जाता है इसी वजह से मैंने ये लिखा है अदर टर्म्स हैं। अब देखो ध्यान से, जब मैं इधर एलएचएस से x कॉमन निकाल रहा हूँ तो x की पावर n आ रहा है बाहर, 2 + x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n इंटू ये पूरा प्लस अदर टर्म्स। जब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट x की पावर n का, है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, क्या मिल जाएगा भाई एलएचएस में? 2 की पावर n, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पूरे के। तो सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन देख के कैसे क्लिक करेगा? डेफिनेटली जो आपने एक बार कर रखा है तो एक क्लिक कर जाएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में तो ब्लैंक हो जाएंगे इसे देख के। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको एग्जाम में देखते ही क्लिक कर जाए। भाई एक्सेप्शनल लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो चीज पकड़ने वाली है वो ये है कि पावर घट रहा है और पावर जो है इवन है ना। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यही वाली चीज जो है वो हिंट देगी। और एक चीज और भी है जिससे आपको ये क्लिक करेगा, वो ये है कि आप देखो ध्यान से, सब में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ रहा है सेम है, जबकि नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसमें वो चेंज करता रहता है। इसमें सब में क्या आ रहा है? एन एन। तो अब कुछ और वैरायटी करते हैं क्वेश्चंस की। लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, अब थोड़ा सा उसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर क्या था बताइए? नहीं देखो, जो सोल है उसको पकड़ने की कोशिश करो ना। जेई एडवांस जो है वो अस्तित्व का कहना है कि एग्जैक्टली यही आएगा या कुछ और इस टाइप का। भाई जेई एडवांस क्या करता है? जेई एडवांस एज इट इज क्वेश्चन नहीं देता है, जेई मेन तो देता है जो तुमने पढ़ा है वही एज इट इज देता है, कुछ नहीं आता है दाएं बाएं। तो जेई मेन में नंबर उनके कम आते हैं जो नॉर्मली जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ के नहीं जाते हैं। जेई मेन में तो जो पढ़ाया जा रहा है उससे दाएं बाएं कुछ नहीं आता है, वही आता है एज इट इज। जेई एडवांस क्या करता है कि जो एक सोल है आपका, है ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे टाइप 5 का सोल क्या है, व्हाट इज आत्मा क्या है इसकी, उस आत्मा से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसकी आत्मा यही है। अब इस टाइप 5 की आत्मा क्या है समझो। इसकी आत्मा ये है कि भाई एक जो एक्सप्रेशन, एक जो एक्सपेंशन है जो एलएचएस में मैंने लिखा है,
1 प्लस स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसको हम अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो तरीके से, एक जो आरएचएस में मैंने लिखा हो, एक जो एलएचएस में सिंप्लीफाई करके लिखा हो। तो इस पे तो आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे, बन सकते हैं, है ना। तो ये जितना आप डेप्थ में जाके चीजों को समझे रहोगे, आत्मा के लेवल पे पहुंच के समझे रहोगे, उतना ही आसान होगा। शरीर के लेवल पे तो समझ ही लोगे, है ना। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई अब लॉकडाउन के ड्यूरेशन में तो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग चलेगी, ऑफलाइन ऑफलाइन वाली बंद हो जाएगी। तो मैं तो भाई अपना बैकअप तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में एक business है वो सदाबहार है, वो है बाबा का, ठीक है। तो शरीर का और आत्मा का इस टाइप का जो है ना, ये सब कुछ सुना उना के अपना जो है पेट जो है मैं पालता रहूंगा, इसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भाई लास्ट क्लास में क्वेश्चन जहाँ तक किए थे उससे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आओगे ना भाई तुम लोग प्रवचन सुनने? उसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी लगा दूंगा, है ना। देखो, इफ एन इज इक्वल टू समेशन 1/NCR, R is equal to 0 to N, then find the value of समेशन। ये एक जनरल वैरायटी है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको अक्सर मिलेगा। R is equal to 0 to N, और ये बेस जो है मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये बेस जो है वो गॉस वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। एक थोड़ी और वैरायटी कराता हूँ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, अरे विपिन है क्या? विपिन चला गया कहीं? आवाज नहीं आ रही है। यस सर, यहीं पे हूँ सर। अच्छा अच्छा। अरे तो मैं कह रहा हूँ, ये जैसे यशिका बोल रही थी, ऐसे बाकी बच्चों को भी हो सकता है दिक्कत हो। ये कह रहे हैं इनके पास मीटिंग आईडी नहीं है। अरे इस समय तो थोड़ा हेल्प करने के लिए होता है ना, बच्चों बच्चों मोटिवेट करो ना। टीटू के जो भी बच्चे आते हैं इधर पे क्लास अटेंड करके, उनको इसके पहले वाली क्लास भी अटेंड करवाओ, आईटीएफ वाली। घर पे बैठे हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़े। ये कह रहे हैं कि इनको आईडी नहीं मिलती है। नहीं नहीं, ये गलत लिख रहे हो तुम। चिराग सैनी, इंडियाज फर्स्ट आईआईटीएन बाबा। ऐसे कई आईआईटीएन जो हैं ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन करो तुम लोग, बातों में लग जाते हो, एक नंबर के बातों नहीं हो सारे के सारे, जरा सा मौका मिला नहीं। n इंटू an बाई 2 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। n इंटू an बाई 2। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या किया इन्होंने कि जो वैल्यू तुम्हें गिवन है उसी का यूज करके तुम्हें ये निकालना है ना। तो लेट से ये s है, समेशन r अपॉन एन सी आर, r इज इक्वल टू 0 टू n दिया हुआ है। देखो जो गॉस मेथड है उसका सोल क्या है, उसकी आत्मा क्या है, कि उसमें क्या होता है, सीक्वेंस को पलट देते हैं, सीक्वेंस को पलट करके ऐड कर देते हैं ना। सीक्वेंस को जब हम पलटते हैं तो हो क्या रहा होता है, हम r को बेसिकली n माइनस आर से रिप्लेस कर रहे होते हैं। जब हम r को 0 रखते हैं तो n माइनस आर क्या बनेगा, n। r को 1 रखेंगे तो n माइनस आर क्या बनेगा, n माइनस 1। तो जो गॉस मेथड है आपका, उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें यही तो होता है कि हम सीक्वेंस जो है
वो उलट देते हैं, आर की जगह एन माइनस आर रख देते हैं। तो इसी सम में एस में मैं आर को एन माइनस आर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये समेशन एन माइनस आर अपॉन एन सी एन माइनस आर हो जाएगा ना। आर इज इक्वल टू 0 से एन, बार बार लिखने के बजाय लास्ट में भी लिख सकते हो एक बार। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एन माइनस आर अपॉन एन सी आर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में दोनों में एन सी आर है, तो आर और एन माइनस आर ऐड हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा वहां से, एन अपॉन एन सी आर। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू समेशन 1 अपॉन एन सी आर, इसकी वैल्यू गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? ओके 6 अगर कर लिया हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक जनरल वेराइटी है, बहुत आता है भाई एग्जाम्स में। और एक चीज मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आज काफी लोग आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, T2 वाले भी और पुराने बच्चे हैं, कि भैया इस बात पे तो बिल्कुल टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो कि क्या होगा क्या होगा। देखिए मैं देख रहा हूँ चारों तरफ लोग इसी में लगे पड़े हैं, सोचने में ऐसा होगा वैसा होगा। आप तो सिंपली काम करते रहो, एकदम टाइम वेस्ट मत करो। उससे क्या होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा उसके लिए आप तैयार रहोगे। जैसे अगर तुम देखो तो स्कॉलर्स जिनको के लिए कि क्या होगा कैसे होगा, अगस्त तक चलेगा सितंबर तक चलेगा, ये सब सोचे बजाय हम लोगों ने जैसे ही 16 तारीख को 16 मार्च को सर्कुलर आया कि भाई कोचिंग्स को जो है वो बंद किया जाए इमीडिएट इफेक्ट से, तो हमने 16 मार्च और 17 मार्च 2 दिन लगाया पूरा सेटअप समझने में ऑनलाइन का, और 18 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस चालू। अब बाकी लोग धीरे धीरे करके जूम पे आ रहे हैं, है ना, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। तो ये एक सिंपल मेरी स्ट्रेटजी रहती है, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि चुपचाप अपना काम करते रहो, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब खाली लोगों का काम है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ओ गॉड गिव मी वर्क टिल डेथ। तो वर्क आप लोग को मैंने काफी दिया हुआ है, इसे करते रहिए और मुझे आंसर बताते रहिए। आप लोगों को टाइम लग रहा है आंसर बताने में, उसी को बीच में मैं फिल कर रहा हूँ, कुछ कुछ आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए, कुछ कुछ बताते हुए। इसका मकसद ये नहीं कि आप मेरी बातों में उलझ जाएं, आंसर्स भी बताते रहें। सेवन आंसर आ गया मैक्सिमम लोगों का, ये आंसर बिल्कुल सही है, n इक्वल टू 7। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपका आंसर n इक्वल टू 7 आ गया है तो मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे इसके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, एरो देके। कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी। ओके सेकेंड टर्म में जो कोएफिशिएंट होगा वो NC1 होगा, राइट। जो थर्ड टर्म है उसमें NC2 होगा, और जो फोर्थ टर्म है उसमें NC3 होगा, सही है ना भाई। तो अगर ये एपी में है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3। यहाँ से n में इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। थ्री की पावर n करेक्ट आंसर है भाई ए पार्ट में।
ये सिंपली सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हैं। ओके, 7 का फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम लोगों ने आंसर बता दिया है कि कोएफिशिएंट्स का सम जब कहा जा रहा है तो हम सिंपली x की जगह 1 रख देंगे। तो x की जगह 1 रखने पे आ जाएगा 3 की पावर n। इसमें हमें सिंपली पुट कर देना है x की जगह 1। अब b पार्ट का आंसर क्या आ रहा है भाई? b पार्ट का आंसर आ रहा है 1, करेक्ट। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की जगह -1 रखने पे आएगा ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन। तो x की जगह हमने -1 रख दिया है। सी पार्ट में आपको दिख रहा है कि ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, और जब भी ऑल्टरनेट टर्म्स होते हैं, एक टर्म गायब होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार +1 वाला एक बार -1 वाला लेके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, जो ए वाला रिजल्ट है उसमें से हमने बी वाले रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इससे आ जाएगा 3 की पावर n -1 डिवाइड बाई 2। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे, a0 + a2 इन सबका सम। इसमें हमने क्या किया है, ए और बी को ऐड कर दिया है ना। तो 3 की पावर n + 1 डिवाइड बाई 2। ई पार्ट एनीवन? जब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैसे होगा, ये हम लोग कर चुके हैं। c0 स्क्वायर + c1 स्क्वायर सो ऑन अप टू c2 स्क्वायर। ये वाला हम पहले भी करके देख चुके हैं ये कैसे होता है। ये आंसर आ रहा है an, सिद्धार्थ गोयल का। इसका आंसर an बिल्कुल सही है। आंसर इज an। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रकाश चौहान की। ये होता है प्रोडक्ट से। भाई जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वाला जब क्वेश्चन कर रहे थे तो c0 स्क्वायर और c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर ये जो सम था ये कैसे आया था, जब दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस को आपने मल्टीप्लाई किया था उससे आया था, राइट। तो अब भी आप सोचो कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं जो कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कैसे आएगा। हम इन दो सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। दो सीरीज कौन सी है, यहाँ तो एक ही सीरीज गिवन है, दूसरी सीरीज कहाँ से आएगी। Where is the second series? This one series is given that 1 + x square raised to n is equal to a0 + a1x plus a2x square so on up to a2n x raised to 2n. This one series is given. Where is the other series? Especially because बीच में माइनस साइन आ रहा है। ये दूसरी सीरीज क्या है ये आपको सोचना है। ये सीरीज ये है x² - x + 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रेफरेबली हम सीरीज को उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्यों करते हैं, ताकि टर्म जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर कांस्टेंट आए। इसलिए मैंने रिवर्स किया, a0 x की पावर 2n -a1 x की पावर 2n - 1 प्लस a2 x की पावर 2n - 2 सो ऑन अप टू। अगर हम लास्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे टर्म जो होगा वो हमारा a2n। अच्छा एक दो टर्म और मैं लिख दे रहा हूँ। a2n - 1 में होगा x की पावर 1 ना, माइनस साइन के साथ।
प्लस A2n में कांस्टेंट टर्म होगा। जब इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाता है भाई, याद है किसी को? और ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स का यूज कर रहा हूँ कि ए नॉट जो है यहाँ, और यहाँ ए नॉट एक्स की पावर 2n से मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर ये जो a1 एक्स का टर्म है a1 एक्स की पावर 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो टर्म है मेरा ये s से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे टर्म्स जो मिलेंगे उनकी पावर्स क्या होंगी भाई, इन सभी की पावर होगी एक्स की पावर 2n, ए नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सो ऑन अप टू a2n स्क्वायर, प्लस देयर आर अदर टर्म्स आल्सो जिन पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये क्या है भाई, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये ज़्यादातर लोगों को याद है, ये बिल्कुल याद भी रखना है, इसका काफ़ी यूज़ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर n होता है। और यहाँ जो एक्स की पावर 2n का कोफिशिएंट आ रहा है वो आप लिख चुके हो, प्लस अदर टर्म्स हैं। नाउ सी, दोनों तरफ हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, किसका, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर 2n का अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लें दोनों तरफ, तो ध्यान से देखो तो ये जो सीरीज गिवन थी हमें, ये जो एक्सपेंशन गिवन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n वाला, जिसको अभी जस्ट मैंने हाईलाइट किया है, उसी में x की जगह एक्स स्क्वायर रखने से ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें से इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर रखने पे आ रहा है, ध्यान से देखो आप, उसमें x की जगह एक्स स्क्वायर रखने पे आ रहा है, तो उसी एक्सपेंशन में मैं x की जगह एक्स स्क्वायर रख दूं तो मुझे x की पावर 2n का टर्म मिल जाना चाहिए। वो टर्म एग्जैक्टली वही होगा जो पहले वाले एक्सपेंशन में किसका कोएफिशिएंट था, x की पावर n का, क्योंकि मैंने x की जगह क्या रखा है, एक्स स्क्वायर। so from here I can straight away write कि इधर पे जो एक्सपेंशन में होगा टर्म वो an होगा LHS में। क्लियर समझ में? एक जगह मैं एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ तो x की जगह मैं एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ, तो ये जो एक्सपेंशन ओरिजिनल गिवन था उसमें an जो है वो किसका कोफिशिएंट है, an कोफिशिएंट था x की पावर n का, लेकिन इसमें अगर x की जगह मैं एक्स स्क्वायर रख दूंगा तो वो कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, x की पावर 2n का। क्लियर है? तो an इज इक्वल टू a नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो मुझे निकालना था। ओके, नाउ टेल मी एफ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है भाई, ज्यादातर लोगों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे कि आंसर इनका 0 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये भी बता दीजिए आप, 0 क्यों आ रहा है? एक का गैप हो गया, एक का गैप होने का मतलब क्या हुआ, कौन किस में मल्टीप्लाई हुआ है, एक का गैप होने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म जाके अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला टर्म जाके इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना, तभी तो आएगा a नॉट a1। या एक मिनट रुक जाओ, उसमें तुम इसमें अभी जो किया था मैंने उसमें तुम लोगों को माइनस साइन का कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि a नॉट a1 माइनस a1 a2। सर क्वेश्चन गलत लिख दिया आपने। क्वेश्चन में एक एरर था, बिल्कुल सही पॉइंट किया आपने, पैटर्न तो सेम होना चाहिए। तो a नॉट a1 जब आया है तो यहाँ a1 a2 होगा, जब एक का गैप है ना तो a2 a3 होगा। आप प्लीज सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। एक का गैप है, दो के गैप वाला तो नीचे किया है ना। सारे कोएफिशिएंट में गैप सेम होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो अब देखो एग्जैक्टली वही आ गया हमारा a नॉट a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3। तो ये कोएफिशिएंट किसका दे रहा है,
ये कोफिशिएंट किसका दे रहा है भाई? x की पावर 2n+1 2n+1 करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे ये f पार्ट था, है ना, ये जो हमने किया था वो e पार्ट था, e पार्ट, इसमें हमारा an आया था। और f पार्ट के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहे हैं किसका? x की पावर 2n+1 का, x की पावर 2n+1 का। सो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? 0। क्यों मिला 0? क्योंकि जो LHS है, कोई बता सकता है 0 क्यों मिला? भाई कोफिशिएंट किसका कंपेयर कर रहे थे? 2n+1 का। क्या कोई ऑड पावर कभी आएगी LHS में? बताओ भाई। ऑड कट जाएंगे। हाँ कट जाएंगे, नहीं नहीं, LHS में तो कोई ऑड पावर है ही नहीं ना, कटने का मतलब नहीं है। LHS में तो 1+x² + x⁴ की पावर n जब तुम ओपन अप कर रहे हो तो इसमें सारी पावर्स क्या होंगी? इवन, है ना। तो a0 a1 माइनस a1 a2, ये वाला जो सीरीज था उसकी वैल्यू आएगी 0। अच्छा अब जी पार्ट रह गया। जी पार्ट, जी पार्ट का आंसर किसी ने निकाला है? आप लोग ये माइक का यूज करते रहोगे बीच में। जी पार्ट, एनीवन? कैन यू टेल मी जी पार्ट का आंसर इसका आया हो? an+1। क्या हम an-1 भी कह सकते हैं? an+1 या an-1 दोनों कह सकते हैं? यस सर। दोनों कह सकते हैं। यस सर। तो अब किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है? जी पार्ट में मैं सिर्फ इतना लिख दूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या? बोलो बोलो भाई, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या? 2n+2। 2n+2 करेक्ट, या 2n-2। ओके, सो अब हम कुछ और वैरायटी भी कवर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर, ये था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट summation nck sin kx cos n minus kx is equal to की पावर n-1 sin nx। चलो क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जस्ट मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत वर्सेटाइल है, इसलिए इसकी क्वेश्चंस जो हैं इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब आप पैकेज करते हैं तो आपको टफ लगता है और बाइनोमियल का एक टेरर बन जाता है बच्चों में। जबकि आप ओवरऑल देखोगे तो वही एक न्यूटन ने जो बाइनोमियल थ्योरम दिया था, उसी के जो वेरियस रिफ्लेक्शंस हैं वही बार बार यूज हो रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ की एक्सपेंशन क्या था। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन 8 में क्या अप्रोच लगाया है इस तो बताओ। क्या किया है? नहीं नहीं, माइक पे बताओ भाई। अभी मैं इधर इक्वल टू n माइनस के लेंगे, k इक्वल टू n माइनस k को रिप्लेस कर देंगे n माइनस k से। कैसे ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिवली क्या लगा रहे हैं, उसका नाम तो बताया हुआ। किंग एंड ऐड। किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड कहाँ से आ गया भाई? गॉस 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 सर, गॉस लगा रहे हैं, गॉस। बहुत लगा रहे हैं। एक आज तरह से से किंग एंड ऐड। मैं समझ गया इसका क्या हुआ। आज से एक्चुअली शराब की दुकानें खुल गई हैं ना। सर एक तरह से किंग एंड ऐड कह सकते हैं ना, एक तरह से की k बात। की जगह n माइनस। अरे ऐसे बात कर रहे हो यार, किंग का यहाँ पे क्या स्कोप है? यहाँ तो तुमको गॉस मेथड बोलना है ना सिंपली। तुम मतलब वही, मतलब सम की जगह इंटीग्रेशन की जगह सम आ गया। समझ रहे हो, तुम दूसरे लेवल पे जा रहे हो, लेकिन अभी तो हम गॉस लगा रहे हैं ना। किंग की अगर हाँ तुम करो, किंग में a प्लस b माइनस के होता है, बताओ। हाँ, तो n प्लस 0 माइनस के 0 से n लिमिट लगी हुई। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बार बताओ, दोनों का एसेंस जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ के लिए तो हमने उसका नाम दिया हुआ है ना गॉस मेथड। हाँ ठीक है सर, गॉस मेथड। बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी ना, तो पहले ही मान लेते हैं, टाइम लगा दिया। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज बाइनोमियल में, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा डेफिनेटली। इस बार जेईई मेन में उसका आने का चांस है। और मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज ऐसे कर सकते हैं, देखो कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, 11 माइनस 10 हाँ, n इक्वल टू 1 डालें। माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये डिविजिबल है 100, 0 हर नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं k के लिए। तो k के जब मानते हैं तो उसे हम लिखते हैं 11 की पावर k, है ना। 11 इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, 11 की पावर k माइनस 10 k माइनस 1, है ना। ये डिविजिबल है, ये हम मान रहे हैं ना। लेट्स स्टेटमेंट जो है वो Sn है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ Sk, ठीक है। ये Sk एक स्टेटमेंट हो गया। अब क्या है, Sk प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना कि Sk प्लस Sk जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, है ना। Sk जो है वो बता रहा है कि दिस इज डिविजिबल बाई, ऊपर जो लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 100। Sk एक स्टेटमेंट हुआ, और Sk प्लस 1 पे अगर मैं आऊँ, उसका मतलब क्या हुआ कि 11 की पावर k प्लस 1 माइनस 10 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, है ना। अब इसमें मुझे यूज करना है पहले वाले का। कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो भाई, 11 इंटू 11 की पावर k हुआ माइनस 10 के माइनस 10 हुआ माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 11 की पावर k की वैल्यू उठा के रख देता हूँ ऊपर से, है ना। 11 की पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 लेमडा प्लस 10 के प्लस 1 में 11 के माइनस 10 के माइनस 1 अगर 100 से डिविजिबल है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 100 लेमडा, जहाँ लेमडा कोई नेचुरल नंबर है, माइनस 10 के माइनस 11। अब देखो क्या होगा, प्लस 10 इंटू 11 की पावर के और माइनस 10 इंटू 11 की पावर के कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा डायरेक्ट। क्या 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 कर रहे हो, मतलब प्लस माइनस कर देंगे 10 इंटू 11 की पावर के। ये भी कर सकते हैं, 10 के प्लस 1 को माइनस प्लस कर देना, 10 के प्लस 1 को करें ना प्लस माइनस यहाँ पे। नहीं, 10 इंटू 11 की पावर के से किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो 11 की पावर k था, इसी में तुम माइनस 10 के माइनस 1 प्लस 10 के प्लस 1 भी कर सकते थे, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ जो तुम्हारा आ गया है, इसमें एक ही टर्म का लफड़ा रह गया है, हाँ वो भी हो गया सॉल्व। देखो 11 इंटू 100 लेमडा प्लस 11 तो कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, 11 इंटू 10 के और माइनस 10 के, इसमें मैं कॉमन क्या लूंगा, इसे मैं कॉमन लूंगा 10 के, तो आ जाएगा 11 माइनस 1 इंटू 10 के, तो ये भी क्या हो गया 100 हो गया ना भाई। तो 100 से मल्टीपल हो गया ना, 100 टाइम्स समथिंग आ गया,
तो यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, बस इतना सा है। अगर तुम इस बात को समझ गए, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में सिंपली हम गॉस मेथड लगा रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ कर दे रहा हूँ, टू एस इज इक्वल टू, चलो एस ही लिखते हैं पहले स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 8, एस इक्वल टू समेशन एन सी एन माइनस के साइन एक की जगह एन माइनस के रखेंगे अगर, एन कट जाएगा कॉस के एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, टू एस इज इक्वल टू समेशन, देखो एन सी एन माइनस के भी जो है वो एन सी के हो गया, तो एन सी के कॉमन लेके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया, तो उसको क्या लिख जाएंगे, एन माइनस के प्लस के एक्स, तो साइन एन एक्स आ गया। साइन एन एक्स जो है वो वेरी नहीं कर रहा है आर के साथ, सॉरी के साथ, उसको बाहर निकाल लो, बच गया सिग्मा एन सी के सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, उसको 2 की पावर n लिख जाओगे। अच्छा, पब्लिक डिमांड ये है कि एपीपी इंडक्शन की भी होनी चाहिए। चलिए भाई, मामला है विचाराधीन है, इस पे काम किया जा सकता है। मुझे आप कल रिमाइंड करा दीजिएगा फिर से, मैं आज इस पे काम शुरू करता हूँ आज। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया सबको। 9 बताओ। 9 में तो मैंने इंडक्शन से बता दिया, बाइनोमियल का यूज कैसे करना है, 10 + 1 की पावर n लिख देना है इसको। सर 11th क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ 11th में कंप्लीट कर दूँ। 11th है, प्रूव दैट 2 की पावर 5n + 5 minus 31n minus 32 is divisible by 961 for all n belonging to n. जिन्होंने कर लिया हो उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 है। Evaluate the summation -1 की पावर r into NCR ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं बाइनोमियल वाले तरीके से करने के लिए। वन प्लस 10 की पावर n लिख लेते हैं। पहला टर्म हो जाएगा 1, अगला टर्म हो जाएगा NC1 × 10, NC1 × 10, अगला टर्म हो जाएगा NC2 × 10², आगे हायर पावर्स होंगे -10n - 1, 1 कट गया, 10n कट गया, बाकी सब में 10² तो आ ही रहा है मिनिमम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 4 की पावर 2n को लिख जाएंगे, 16 की पावर n, उसको लिख जाना है 1 + 15 की पावर n -15n - 1। नाउ 1 हो गया,
फिर NC1 इंटू 15 हो गया प्लस NC2 इंटू 15 स्क्वायर हो गया। आगे हायर पावर्स हैं, माइनस में 15n माइनस 1, 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मिनिमम 15 स्क्वायर आ रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा 225 से। तो आते हैं क्वेश्चन में 11 पे। क्वेश्चन में 11 में 2 की पावर 5n प्लस 5, इसको क्या करें हम, 2 की पावर 5 की पावर n प्लस 1 लिख जाते हैं, माइनस 31n माइनस 32, तो ये 32 हो जाएगा, उसको लिख जाएंगे 1 प्लस 31 माइनस 31n माइनस, इसको हम लिख जाते हैं 1 प्लस n प्लस 1 C1 इंटू 31 सो ऑन, माइनस 31 माइनस 32 है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 31 सो ऑन अप टू माइनस 31 एंड माइनस 32, 1 प्लस 31 ये कट जाएगा, 31 एन भी कट जाएगा। तो आगे टर्म्स जो बीच में रह गए यहाँ पे 31 स्क्वायर वाला, नहीं इसमें आगे जो टर्म्स आएंगे 1 n प्लस 1 C2 इंटू 31 स्क्वायर सो ऑन, डॉट 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 करके मैंने छोड़ा था। इन सब में मिनिमम कितनी पावर आएगी भाई, जो डॉट 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 करके मैंने छोड़ा हुआ है, इसमें मिनिमम पावर क्या आएगी 31 की 2, 31 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे n प्लस 1 C2 इंटू 31 स्क्वायर एंड डॉट 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 करके अगला टर्म देखना चाह रहे हो n प्लस 1 C3 इंटू 31 क्यूब। इन सब में मिनिमम 31 स्क्वायर तो कॉमन निकलेगा ना, ये सब डिविजिबल किससे होगा, 961 से। 31 स्क्वायर इज 961। क्वेश्चन में 12 कर लिया भाई कि नहीं, एनीवन? क्वेश्चन में 12 में एक आंसर तो आया हुआ है, उसको चेक करो सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 की पावर mn इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आना चाहिए सिंप्लीफाई करने में, ये चेक करो। तो सही आंसर है अगर यही है तो। ट्राई कर लिया भाई सबने, बताओ मैं इसको कैसे करना है या अभी और टाइम चाहिए? भाई वही पुरानी कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, बचपन में कहानी सुनी हुई थी, लकड़ियों का एक गट्ठर है ना, इकट्ठे नहीं टूटेगा, एक एक करके निकाल के अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो ये इतने सारे टर्म्स दिए हुए उसमें एक एक करके उठा लो, सिग्मा की यही तो दवा है। NCR माइनस 1 की पावर r, इस टर्म को इसके साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 की पावर r प्लस NCR इंटू माइनस 3/4 की पावर r। इन सबको आप ऐसे करके अलग कर दो। तो ये जो पहला टर्म है ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये जनरल टर्म है किस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 माइनस 1/2 की पावर n का। फिर ये अगला वाला क्या है, 1 माइनस 3/4 की पावर n का। अगला वाला सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7/8 की पावर n का। सो ऑन अप टू अगर हम जाएं, कितने टर्म्स हैं भाई, m टर्म्स, m टर्म्स तक जा रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, एक साथ सब कुछ करने की जल्दबाजी नहीं करें। 1/4 की पावर n
1 माइनस 1 7/8 हो जाएगा 1/8, सही है ना भाई? सो 1/8 power m, so on up to m terms. Now see 1/2 की पावर n पहला टर्म है ना, दूसरे में क्या हो रहा है 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, तीसरे में 1/2 का क्यूब हो रहा है ना, इसका मतलब mth टर्म में क्या होगा, mth टर्म में होगा 1/2 की पावर m। तो ये जीपी का सम है, इसके बाद तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, है ना।